साथियों, आज हम फिर से आम सभा कर रहे हैं और आज पूरे देश भर में रेलवे के निजीकरण के विरोध में विरोध कार्रवाइयां हो रही हैं। तो साथियों, आज भी विरोध कार्रवाइयां हो रही हैं और कल भी हो रही हैं। इसलिए हमने तय किया है कि आज जो भी आम सभा हम कर रहे हैं और कल भी आम सभा करेंगे। आज की जो आम सभा होगी उसमें हम जो निजीकरण का सवाल है, उसकी नीति है, उसके बारे में बात करेंगे और उससे अभी तक हमारे देश के अंदर क्या कितना असर हुआ है, कौन कौन से सेक्टर में ये निजीकरण हो गया है, इसके बारे में बात करेंगे और इस नीति के बारे में बात करेंगे। और कल साथियों हम रेलवे का जो निजीकरण है उसके बारे में कंसंट्रेट करके कल आम सभा करेंगे। तो आम सभा साथी शुरू करते हैं हम। साथियों, ये जो निजीकरण की नीति है, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, याद होगा आपको 1990 से ये आर्थिक नीतियां लागू हुई थी। 1990 से लेकर के आज 2020 यानी 30 साल के अंदर ये नीतियां अभी अंतिम दौर में चल रही हैं। इस बात को साथी हमको समझना है। और ये जो नीतियां जब से चालू हुई तब से हमारे देश की जनता को ये समझाया गया कि देश के हित के लिए, देश के फायदा के लिए ये नीतियां लागू की गई थी। मगर ये नीतियां जहां जहां भी लागू हुई हैं उसका क्या असर हुआ है, इस बात को हम आगे आपको बताएंगे अभी। मगर साथियों, समझना है कि इस नीति जो है, ये नीति जो है दुनिया के वर्ल्ड स्तर पर यह नीति बनाई गई थी और बहुत सारे दुनिया के देशों में अमेरिका के नेतृत्व में इस नीति को जबरन थोपा गया था। हमारे देश के अंदर 1991 में यह नीति लागू हुई थी। यह नीति दुनिया से बनी है और हमारे देश की सरकारों ने इसको लागू कराया। दूसरा बात यह समझना है साथियों कि इस नीति के बारे में जो भी पूंजीवादी पार्टियां हैं हमारे देश में, खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस, दोनों इस नीति को लागू करने के लिए तत्पर है और दोनों की इन नीतियों के बारे में एक ही जैसी आर्थिक नीति है। इस बात को भी हमको अच्छी तरीके से साथी समझना है। अब अगला पक्ष यह साथी कि ये नीति जब से लागू हुई तब से शुरुआती दौर में इसमें जो श्रम कानूनों में परिवर्तन हुआ, ये इसी नीति का हिस्सा था। इस नीति के साथ बहुत बड़ा पैकेज है, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। ये करते हुए सबसे पहले जो अटल बिहारी जी की सरकार बनी थी, उस सरकार में खुले तौर से नंगे रूप से इस नीति को लागू करने का कोशिश किया गया था, जिसमें श्रम कानूनों को कमजोर किया गया था और उसके साथ में सारी जो हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं उसका निजीकरण करने की घोषणा की गई थी और बहुत सारी कंपनियों को निजीकरण किया गया था। बहुत सारी कंपनियों को निजीकरण करने के लिए लिस्टेड किया गया था। उसके लिए एक पूरा मंत्रालय बनाया गया था, एफडीआई भी खोला गया था। बहुत सारा जो आज नरेंद्र मोदी कर रहे थे, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने यह काम करना शुरू किया था और बाद में वो सरकार चली गई। उसके बाद से कांग्रेस ने भी इसी नीति को आगे बढ़ाया और अभी 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से बहुत ही तेजी गति से इस नीति को नरेंद्र मोदी की सरकार आगे बढ़ा रही है। और अभी जो कोरोना की आड़ में जो ये अभी जो चरण चल रहा है, जिसमें इन्होंने निजीकरण की घोषणा की है, सारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का, स्पेस का, परमाणु संयंत्रों का, सब कुछ का निजीकरण करने का जो घोषणा किया है, ये अंतिम चरण है जिसको मोदी जी बहुत ही ताकतवर तरीके से इसको देश पे थोप रहे हैं और देश के ऊपर लागू कर रहे हैं। तो ये तो है साथी सिचुएशन, जिस सिचुएशन से हमारे देश में आर्थिक नीतियां आई। अब साथी अगला सवाल है कि आर्थिक नीतियों के कुछ एग्जाम्पल है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे बीएसएनएल एक सबसे बड़ा उदाहरण है निजीकरण की मुहिम में जो बर्बाद किया गया। बीएसएनएल को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, दूरसंचार एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे बड़ा सेक्टर है, रेलवे के बाद दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है और देश की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण सेक्टर को जो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, दोनों सरकारों ने धीरे धीरे करके इस पूरी कंपनी को धीरे धीरे करके बर्बाद किया, मिसमैनेजमेंट किया, बजट नहीं दिया, जो नए नए उपकरण देने थे वो नहीं दिए, डेवलपमेंट नहीं होने दिया और उसके बाद से फिर प्राइवेट जो है कंपनियों को बढ़ावा दिया और प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देते 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 2014 में जब ये रिलायंस जियो आया, रिलायंस एक्चुअल मुकेश अंबानी जी
नरेंद्र मोदी जी के सबसे बढ़िया दोस्त हैं और दोस्त के अलावा सबसे बड़े फाइनेंसर हैं। तो उसके बाद से उन्होंने जियो आते ही नरेंद्र मोदी की फोटो लगा करके जियो ने प्रचार किया और जियो ने बहुत बड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट किया, फ्री में नेटवर्क दिया। और उसके बाद से एक समय के बाद फ्री में नेटवर्क दिया तो पूरे देश की जनता ने फ्री का नेटवर्क लेकर के अपनी सिमें खरीदी। और उसके बाद से एक समय के बाद से फिर उन्होंने फ्री को बंद किया और बंद करने के बाद से फिर अभी टैरिफ को लगभग दुगना रेट कर दिया। अब क्या हुआ, अभी तक कि उन्होंने बीएसएनएल को बर्बाद किया, बाकी छोटे छोटे कंपटीटर थे उनको सबको बर्बाद किया और अभी रिलायंस जियो नंबर 1 दूरसंचार कंपनी हमारे देश की बन गई। सारा कंट्रोल, सारा कब्जा उसके हाथ में आ गया। तो यह समझना है। और बीएसएनएल को अभी तक भी 4G का लाइसेंस नहीं दिया सरकार ने, कोई बजट नहीं दिया। तो इस तरीके से उसके टावर, उसके संसाधन, उसकी जमीनें बहुत सारी इन्होंने रिलायंस को दी। तो ये नंगे रूप से इस बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया सरकार ने और रिलायंस को मालामाल कर दिया। ये एक नंगा रूप है जो हमारे सामने है। और अब इस धीरे धीरे बीएसएनएल कंपनी को टुकड़ों में करके ये करके और इसको खत्म कर देंगे। तो ये पॉलिटिक्स है निजीकरण की, जो निजी पूंजीपति कैसे हमारी देश की संपत्ति को लूट रहा, उस पर कब्जा कर रहा। दूसरा बिजली सेक्टर है। बिजली सेक्टर में सबसे ज्यादा निजीकरण हुआ, हर जगह बिजली सेक्टर में निजीकरण कर दिया गया। और धीरे धीरे करके बिजली जहां जहां भी निजी कंपनियां बिजली बेच रही वहां बिजली के बहुत ज्यादा दाम बढ़े। तो निजी सेक्टरों पे और खासतौर से किसानों को जो बिजली दी जा रही है उसके भी काफी तेजी से दाम बढ़े। तो हमको समझना है कि एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है कि बिजली के बिना देश की जनता नहीं रह सकती, देश चल नहीं सकता। इस महत्वपूर्ण सेक्टर को भी बीजेपी ने बहुत ही नंगे रूप से पूंजीपतियों के हवाले किया और अभी भी पूरी तरीके से जितना भी एनटीपीसी हो या जो भी सरकारी संयंत्र हैं उसको बर्बाद कर रहे हैं और धीरे 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 करके पूरा देश की बिजली पूंजीपतियों के हवाले कर रहे हैं। तो दूसरा उदाहरण यह है। और जहां भी निजी सेक्टर की बिजली है उससे बिजली महंगी हुई है और निजी कंपनियों ने कहा है कि महंगी बिजली जिसको नहीं खरीदना है वो अपना कनेक्शन कटवा लो, मगर जिस रेट पे कंपनियां तय करेंगी उसी रेट पे आपको बिजली खरीदनी है। दूसरा इन्होंने साथ में किया जो हर जगह किया कि इसके भाव भी कितने होंगे, रेट क्या होंगे, वो सब कंपनियां तय करेंगी, सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके का दूरसंचार में है। टेलीफोन से जो सेक्टर है उसमें सरकार ने छूट दी हुई है कि कंपनियों को कितने रेट बढ़ाने वो अपने हिसाब से बढ़ाएंगे। अब ये इन्होंने बिजली का जो सेक्टर है उस पर पूरी तरीके से निजी पूंजीपतियों का कब्जा करवा दिया। तीसरा सेक्टर था ड्रग्स, दवाई की जो कंपनी, ड्रग्स जो है दवाई का जो बेस बनता है। अभी जितनी भी ड्रग्स की कंपनियां हैं 2016 में दिसंबर में नरेंद्र मोदी की सरकार ने की जो कैबिनेट थी उसने फैसला किया कि जितने भी ड्रग्स की कंपनियां हैं, खासतौर से जो इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और बंगाल में एक कंपनी थी, राजस्थान में एक कंपनी थी, ऐसी 4-5 बड़ी बड़ी कंपनी थी, सारी कंपनियों को बेचने का फैसला कर दिया था और उसको खत्म कर दिया। अब उसके बाद से ड्रग्स पे हम अभी जो है पूरी तरीके से चाइना पे डिपेंड हो गए और कुछ देशी विदेशी जो पूंजीपति हैं वो उसको ड्रग्स को बना रहे। ड्रग्स एक ऐसी, इसलिए दवाई महंगी हो रही है कि ड्रग्स अब निजी पूंजीपतियों के हाथ में है। जो पूंजीपति उस ड्रग्स को बना रहा है वो अपने मनमर्जी से भारी मुनाफा कमा रहा है, बहुत महंगे दामों पर बेच रहा है। और जो उस महंगे दामों से बिकने के बाद से जो दवाई गोली बन रही है वो दवाई गोली की भी निजी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां नहीं है उसमें। तो निजी कंपनियां भी भारी मुनाफा कमा करके उस दवाई को बेच रही हैं, भारी लूट मची हुई है। तो दवाई वाला सेक्टर था, इसको निजीकरण करके सरकार ने पूरी तरीके से इसको नष्ट कर दिया। अभी हम देशी विदेशी पूंजीपति खासतौर से चाइना पे हम डिपेंड है ड्रग्स के क्षेत्र में। इसके बाद में साथी अगला जो है वो ऑयल कॉर्पोरेशन है, तेल की कंपनियां, तेल की निकालने की कंपनियां रिलायंस की आ गई।
रिलायंस की कंपनी जैसे ही तेल निकालने की कंपनी आई, हमारे देश की सारी कंपनियों को धीरे धीरे करके कमजोर किया जा रहा है, उनका प्रोडक्शन घटाया जा रहा है, उसको बजट नहीं दिया जा रहा है और उनको नष्ट करने की तरफ आगे बढ़ रही है सरकार। और रिलायंस की जो कंपनी है और भी जो प्राइवेट कंपनी है, देशी विदेशी पूंजीपति हैं, उनको तेल निकालने का, उनको तेल पेट्रोल पंप लगाने का सारा चीज का परमिशन सरकार ने दे दिया है। तो वो सारा प्राकृतिक संसाधन निकाल करके देश का जो संसाधन है उसको लूट रहे हैं। और आप देखेंगे कि रिलायंस का जो कंपटीशन में रिलायंस है, रिलायंस इसमें भारी मुनाफा कमा रहा है, ये हमको समझना है। और ये जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियों को धीरे धीरे करके ये सरकार जो ऑयल कॉर्पोरेशन है, इनका सबका निजीकरण करके इनके शेयर को बेच के सारी निजी पूंजीपतियों के हवाले करना चाहते हैं। इसलिए सरकार ने गैस की सब्सिडी को खत्म किया, बाकी चीजों को खत्म किया और इन्होंने ये नीति बनाई कि सरकार डीजल पेट्रोल को दुनिया की कंपनी के साथ, वर्ल्ड मार्केट के साथ जोड़ करके जो वहां पे रेट घटते हैं उसमें घटेंगे, जो बढ़ते हैं बढ़ेंगे, और रेट घटाने बढ़ाने का जो अधिकार है कंपनियों को दे दिया। अब डीजल पेट्रोल के दाम कंपनियां तय करेंगी, कब उनको बढ़ाना है कब उनको घटाना है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसलिए सेक्टर में भी भारी लूट मची हुई है और देश की जनता तबाह हो रही है। आज डीजल के जिस तरीके से भाव बढ़ रहे हैं, किसान बर्बाद है, पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, सारी देश की जनता बेहाल है। उसी के साथ में इसमें टैक्स लगाया हुआ है बहुत ज्यादा सरकार ने डीजल पेट्रोल के ऊपर। तो ये एक सेक्टर ये है जिसको निजीकरण के जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के तहत बर्बाद करके सरकार यहां तक लेके आ गई है। इस बात को भी हमको साथी ध्यान रखना है। इसके अलावा साथी आप देखेंगे कि शिक्षा के सेक्टर में निजीकरण करके शिक्षा को जो गरीब आदमी, आम आदमी है, उसके हाथ से निकाल रहे हैं। सरकारी स्कूलों को, सरकारी स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं और निजी स्कूल है, निजी पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं। इंक्लूड है जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स कंपनियां, इनको कह रहे हैं कि आप यहां के शिक्षा व्यवस्था को संभालो। तो पूरी तरीके से देशी विदेशी पूंजीपति शिक्षा जैसे सेक्टर पे कब्जा कर रहे हैं। इसी तरीके से साथियों हेल्थ का सेक्टर है। हेल्थ के सेक्टर में पूरी तरीके से सरकार ने जो मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनको यहां आमंत्रित किया है और हमारे देश के अंदर जो सरकारी व्यवस्था है उसको ध्वस्त कर दिया है, बजट धीरे घटा करके। और आज की तारीख में प्राइवेट इलाज इतना महंगा हो गया है कि आम जनता उस इलाज को करा नहीं सकता। इसलिए लोग बड़ी संख्या में हालत हो रही देश के अंदर कि जो आदमी अगर बड़ी बीमारी हो जाए तो गरीब आदमी घर पे उसका मरने का इंतजार करता है, वो प्राइवेट अस्पताल में या बड़े अस्पताल में जाके इलाज नहीं करा सकता। तो ये मानवीय हालत हो गई है। ये निजीकरण की मुहिम का जो हिस्सा है, इस शिक्षा और स्वास्थ्य में जो असर है उसका असर मैं आपको बता रहा हूं। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत सारे जो स्टेट है, जैसे मध्य प्रदेश है, जहां बीजेपी की खासतौर से सरकार है, वहां उन्होंने सरकारी ट्रांसपोर्ट को खत्म कर रहे हैं, राज परिवहन निगम खत्म कर दिए। तो सस्ती ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को खत्म करके नेताओं की बसें चल रही हैं और महंगा किराया वसूल रहे हैं। डबल तिगना चौगना किराया कर दिया और सरकार ने कह दिया भैया हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सरकार जाने और आप ये ट्रांसपोर्टेशन वाली कंपनियां जाने और आप जाने। तो इस तरीके से साथियों धीरे धीरे करके सारे सेक्टर पे अब जो हमारे जो प्राकृतिक रिसोर्सेज है, जैसे कोल माइंस है, कोल माइंस को प्रधानमंत्री ने अभी 41 कोल ब्लॉक का ठेका का अभी उद्घाटन किया। उसके अलावा साथियों जो हमारे लोहे की खदानें हैं, बहुत सारे हमारे 200 मिनरल्स हैं जिसकी घोषणा नरेंद्र मोदी ने कर दी है कि सारे निजी कंपनियों को सौंपेंगे और सारी निजी कंपनी इसको निकालेगी और इसको बेचेगी। अभी रेलवे, अब रेलवे पे आ गए। बहुत सारे सेक्टर है, मैं ज्यादा बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हम रेलवे पे बात कर लेते हैं। रेलवे में आज भी वो कह रहे हैं कि हम निजीकरण नहीं कर रहे, मगर रेलवे को उन्होंने धीरे धीरे करके बड़ा सेक्टर है जो आउटसोर्स के नाम पे बड़े बड़े ठेके सारे देशी विदेशी कंपनियों को दे दिए। और जो रेलवे की जो कंपनियां हैं उनके जो ऑर्डर हैं, बहुत सारे ऑर्डर उन्होंने देशी विदेशी कंपनियों को दे दिए।
और धीरे धीरे करके अभी मैन पावर का 50% मैन पावर कट करने का घोषणा कर दिया सरकार ने। तो ये जो रेलवे है, अब रेलवे को बर्बाद करने का, तबाह करने के पीछे सरकार लग गई है। और इन्होंने अभी धीरे से कुछ स्टेशन का निजीकरण किया, फिर निजी ट्रेन चलाई। अब ये घोषणा कर दी है कि वो 109 सेक्टर पे 150 निजी ट्रेनें चलाएंगे। उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि वो निजीकरण नहीं कर रहे। तो धीरे धीरे करके रेलवे का निजीकरण करके पूरी संपत्ति को नष्ट करके निजी पूंजीपतियों के हवाले करना चाहते। तो ये है साथियों कुछ तथ्य जो मैंने आपको बताए। बाकी देश का हवाई अड्डे बेच दिए इन्होंने, मतलब जितना भी देश का संपत्ति है ये समझ लो सब कुछ ये निजी पूंजीपतियों को बेचना चाहते हैं। ये सरकार की नीति है। अब ये जो नीति है सरकार की, इस नीति को जनता को समझना है और जनता को समझ करके जनता को इस नीति का विरोध करना है, देश को बचाना है, ये समझ हमारे अंदर विकसित करनी है। और दूसरा दुखद पहलू है कि ये जो मुहिम चल रहा देश पे कब्जा करने का, इसको टेलीविजन मीडिया इस तरीके से प्रोपेगेंडा चला रहे हैं पूंजीपति और सरकार मिल करके कि देश के हित में हो रहा है। ये पूंजीपतियों का जो कब्जा हो रहा है इससे देश का भला होगा, देश का इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट के नाम से देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। साथ में कहते हैं कि इससे रोजगार पैदा होंगे, इससे फलाना होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, गरीबों के लिए। ये सब फालतू का ड्रामा है, ये षड्यंत्र है, एक साजिश है। जो ड्रामा दिखा करके देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, वो देश की जनता को गुमराह करके वो धीरे धीरे करके इस पूरे देश की जो संपत्ति है, देश के जो संसाधन है, उस पर उन्होंने देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा करवा दिया। करवाने वाले नहीं है, करवा दिया। बचा खुचा जो अभी है उसको ये अंतिम दौर में चल रहा है। आने वाले 3-4 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी का ये टारगेट है कि इस 4-5 सालों के अंदर अगले चुनाव होने के पहले तक सारे जो संसाधन है वो निजी पूंजीपतियों के हवाले कर देने हैं। तो ये है इनका एजेंडा। जिस एजेंडे पे वो बहुत तेजी से काम कर, उनको कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, उनको मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है, उनको तुम्हारी भारत माता से कोई लेना देना नहीं है, उनको इसमें हिंदू धर्म और हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। ये धर्म का, जाति का, जितना भी इस तरीके का मुद्दा है, ये सब एक ड्रामा चला रहे हो जिन मुद्दों से देश की जनता को फंसा रहे। दो अन्य बड़े काम कर दिए। एक तो श्रम कानून निपटा दिए हैं जिससे देश का मैन पावर सस्ता हो गया है, और दूसरा सारा संपत्ति देशी विदेशी पूंजीपतियों के हवाले कर रहे हैं जिससे देशी विदेशी पूंजीपति हमारे देश की संपत्ति पे कब्जा कर ले। और कब्जा करने के बाद से फिर मैं कह रहा हूं कि देशी विदेशी पूंजीपति देश से मुनाफा कमाने आ रहे हैं, देश को लूटने आ रहे हैं, देश को लूट करके अपनी तिजोरी भरने के लिए आ रहे हैं, बेतहाशा मुनाफा लूट रहे हैं, देश की जनता लूट रही है और इसमें लूट जनता की होनी है। जितना भी मुनाफा ये कंपनियां अपना बढ़ाएंगी उतना ज्यादा लूट देश के संसाधनों का होगा, देश की जनता का होगा, देश की संपत्ति का होगा, देश का होगा। तो ये लूट जारी है। इस लूट को अभी कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोक नहीं पा रहा है। तो इस बात को साथी हमको समझना है। वो जो ये लूट चल रही है, इस लूट को रोकने के लिए देश की जनता को एकजुट करके संघर्ष में लाना है, मैदान में लाना है, देश को बचाना है, देश की तिरंगे वाली भारत माता को बचाना है। ये जो झूठे राष्ट्रभक्त हैं, जो झूठे जो राष्ट्रवादी हैं, जो हमारे देश पे अंग्रेजों के बाद ये दूसरे अंग्रेज हैं। अंग्रेज तो सीधे आके वो भी एक कंपनी लेके आए थे, व्यापार लेके आए थे, व्यापार लेके आकर के हमारे देश पे कब्जा किया था। ये अंग्रेजों के ही वंशज हैं। ये दूसरे अंग्रेज हैं जो हमारे देश में बीजेपी आरएसएस के रूप में हैं। ये कोई राष्ट्रवादी नहीं है, ये पूंजीपतियों के एजेंट हैं जो राष्ट्रवाद की खाल ओढ़ करके हमारे सामने खड़े हैं। हिंदू मुसलमान का दंगा फसाद करके देश की जनता को और देश को बर्बाद करने के लिए साजिशें कर रहे हैं और इसी साजिशों के बीच में देश को पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे हैं। ये इनका रणनीति है। इनको हिंदू राष्ट्र से, हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू राष्ट्र से, हिंदू धर्म का वो सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं
वो इस्तेमाल करके ये सारी नीति लागू कर रहे हैं। इस बात को हमारे देश की जनता को समझना है। और सबसे दुखद पक्ष यह है साथियों कि ये जो नीति है निजीकरण की, लूट मची हुई है, इसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों एक हैं। भाजपा कांग्रेस दोनों एक हैं, इस बात को समझना है। इसलिए दोनों बड़ी राजनीतिक ताकतें इस लूट के पक्ष में खड़ी हुई हैं, इसलिए लड़ाई बहुत ताकतवर होगी। आज की तारीख में जो लड़ने वाले लोग हैं, CI2 जैसा संगठन है, जो ट्रेड यूनियंस है, जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, लाल झंडे वाले लोग हैं, यही इस निजीकरण की मुहिम के खिलाफ ताकतवर तरीके से देश के को बचाने के लिए, देश की संपत्ति को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आज हमारी सबकी यह जिम्मेदारी है, देश के देशभक्तों की जिम्मेदारी है कि इस लड़ाई को मजबूत करें, इस लड़ाई के साथ खड़े हों और इस जो लूट हो रही है, इस लूट को रोकने से बचाया जाए। दूसरा राजनीतिक सवाल है, हमको बीजेपी कांग्रेस से भी सवाल करना है कि आपका एक कैसा राष्ट्रवाद है, किस तरीके की राष्ट्र की बात करते हो। आप पूरे राष्ट्र को देसी विदेशी पूंजीपतियों को बेच रहे हो और पूरे दुनिया के पूंजीपतियों का हमारे देश पे कब्जा करवा रहे हो। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये किस राष्ट्रवाद की परिभाषा है भाई? अरे हमारा देश गुलाम हो जाएगा तो कैसे राष्ट्रवाद हो जाएगा? ये तो हम गुलाम हो जाएंगे इन कंपनियों के। एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे देश पे कब्जा कर लिया था। ये सैकड़ों कंपनियां हमारे देश के सारे आर्थिक संसाधनों पे कब्जा कर रही हैं, तो हमारा देश तो वैसे उनके कब्जे में चला गया। बेतहाशा लूट हो रही है देश की। पहले सोना चांदी लोग लूट के ले गए थे, अभी देश के संसाधन लूट रहे हैं, देश का पैसा लूट रहे हैं। लूट किस किस तरीके से कर रहे हैं उसका भी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा साथियों, जिसको आपसे निवेदन है कि उसको जरूर सुने आप। तो ये साथियों आज का विषय है, ये सवाल है, ये परिस्थितियां हैं जिसको हमको समझना है साथियों। मैं आपसे आह्वान करता हूं देश को बचाने के लिए, ये जो हमने आम सभा की है, इस आम सभा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाएं सोशल मीडिया पे। इतना तो हम कर सकते हैं ताकि देश की आम जनता जागरूक हो सके, देश की आम जनता को ये समझ में आ सके कि निजीकरण करके कैसे हमारे देश को बर्बाद कर दिया है। और सभी साथी देश को बचाने के लिए एकजुट हों और जो आंदोलन चल रहे हैं इस आंदोलनों को मजबूत करें। और जो फर्जी राष्ट्रवादी हैं, फर्जी राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ करके हमारे सामने खड़े हैं, इनको बेनकाब करें। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप हमारी बात को समझेंगे, इस देश की जो ये देश गुलामी की तरफ जा रहा है, इसको बचाने के लिए आप खड़े होंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं कल फिर।